हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है बीसीएस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने जो इसके जो पीछे वाला टॉपिक था वो अपने पास था कौन सा, अदिश प्रवणता यानी ग्रेडियंट का टॉपिक था, जिसको अपन ने कंप्लीट कर दिया था। आज अपन बात करते हैं किसकी, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस मैं आपको वैसे तो फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। जो मेरे से नहीं पढ़े हुए तो उनको भी किसी न किसी ने डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कल फर्स्ट ईयर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यूनिट फर्स्ट थी उसमें समझाया होगा। तो उसका फिजिकल मीनिंग भी बताया होगा, उसका आपने डेरिवेशन भी किया होगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ का डेरिवेशन आ रहा है, पर डेरिवेशन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो डेरिवेशन काम में लेते थे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, यहाँ पे अपन काम में ले रहे किसके लिए, वक्रलांबिक के लिए यानी कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखो, डाइवर्जेंस में अपन जो मैथमेटिकल टर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, डेल डॉट क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल डॉट ए। एक तो जो डेल ऑपरेट होता है वो किस पर होता है, एक तो जो डेल ऑपरेट होगा वो किस पर होगा, हमेशा वेक्टर पर होगा। और जो बीच में आएगा वो कैसा आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। इसका जो यदि मैं रिजल्ट की बात करूँ तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो आई जे के इसके साथ भी आएगा, आई जे के इसके साथ भी आएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई जे के क्या आएगा, किस फॉर्म में आएगा आपके पास, जो आई जे के आएगा वो आएगा अपने पास किस फॉर्म में, अपने पास ये आएगा किस, इसका देखो आई जे के और इसका आई जे के डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा अपन को, स्केलर मिलेगा, यानी कैसा मिलेगा अपन को, अदिश मिलेगा। ये अब इसके मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या मानते हैं कि कोई भी एक क्या ले लेते हैं, एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं जिसका नाम दे दिया अपन ने डीवी, और प्रति एकांक सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम से जो फ्लक्स की मात्रा क्या होती है यहाँ से बाहर निकलती है, तो वही अपना क्या कहलाएगा, इस क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। मैंने इसको और भी एक्सप्लेन किया था आपको कि डाइवर्जेंस को यदि डिफाइन करना हो तो क्या ले, कोई भी अपन एक ऐसा सरफेस ले ले, कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट ले ले डीवी, जिसमें से क्या हो रहा है, निर्गत फ्लक्स की मात्रा बाहर निकल रही है, तो वो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बाहर निकलेगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बाहर निकले तो फ्लक्स की मात्रा को फाइव को अपन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यानी प्रति एकांक आयतन निर्गत फ्लक्स की मात्रा क्या कहलाती है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। जिसको मैथमेटिकल टर्म क्या आएगी, ये आएगी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम आउटपुट द फ्लक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 में डीवी। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, लिमिट डीवी रेज टू 0, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा अपना डाइवर्जेंस ए के इक्वल। ठीक है, क्या होगा अपना डाइवर्जेंस ए के इक्वल। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 5 क्या है, फ्लक्स की मात्रा है, डीवी क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी है। यहाँ पे लिमिट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कैसा ले रहे हैं अपन, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या लगाया, लिमिट लगाई है। तो यही जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, फिजिकल मीनिंग की। तो फिजिकल मीनिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल मीनिंग यदि बात करूँ मैं पॉजिटिव चार्ज की, एक बात करूँ मैं नेगेटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज में तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स की मात्रा होती है वो कैसे होती है, बाहर निकलती हुई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कैसी होती है, बाहर निकलते हुए, यानी इसका डाइवर्जेंस हमेशा कैसा होता है, अपने पास पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। यदि इसकी बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कैसी होती है, अंदर आते हुए होते हैं नेगेटिव चार्ज में। मान लिया कि ये अपने पास कैसा था, एक सोर्स है, और ये कैसा है अपने पास, एक सिंक है। यानी सोर्स क्या करेगा, आउटपुट को बाहर निकालेगा, और सिंक क्या करेगा, अंदर लाएगा। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस, इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव। यदि मैं एक चुंबक की बात करूँ, ये चुंबक में क्या होता है अपने पास, एन और एस दो सिरे होते हैं, जो एन से एस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहती है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होता है अपना, 0 होता है। तो ये सब मैं आपको फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ। तो देखो अपन को जो यहाँ पे समझना है वो क्या समझना है, वो आपको समझना है कि अपने पास जो डेल की वैल्यू आती है E1 अपॉन में H1, E2 अपॉन में H2, वो वाली वैल्यू प्रूफ करनी है। तो जो अपन ने अदिश प्रवणता में डेल निकाला था उसी टाइप का डेल आना चाहिए, और अपन को ध्यान होना चाहिए कि अपन जो डाइवर्जेंस को लिखते हैं वो कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। यदि आपको कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लिखना आ जाता है सब कुछ, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, ग्रेडियंट हो गया, तो आप चाहे कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाओ, आप आराम से उसको लिखोगे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, इसका लास्ट में कंपैरिजन करेंगे कार्टेशियन के साथ, सर्कुलर स्फेरिकल के साथ और सिलेंड्रिकल के साथ। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो, एक निकालने का कंसेप्ट है, वो मैं आपको क्या करूँगा, एक फर्स्ट ईयर में से आपको जोड़ते हुए बताऊँगा। तो फर्स्ट ईयर में अपन ने एक काम में लिया था क्यूब, क्या काम में लिया था, क्यूब, इसकी डेरिवेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन कर दीजिए, इसका कुछ लिख दीजिए डेफिनेशन वगैरह, फिर अपन डेरिवेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, इसमें टॉपिक लगाइए सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, टॉपिक लगाइए सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और उसमें लिखिए कि डाइवर्जेंस सदैव सदिश क्षेत्रों का ज्ञात किया जाता है।
डाइवर्जेंस सदैव सदिश क्षेत्रों का ज्ञात किया जाता है। डाइवर्जेंस सदैव सदिश क्षेत्रों का ज्ञात किया जाता है, लेकिन डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात लेकिन डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात अदिश राशि प्राप्त होती है। लेकिन डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात अदिश राशि प्राप्त होती है। और डाइवर्जेंस में डॉट संक्रिया का उपयोग किया जाता है। डाइवर्जेंस में डॉट संक्रिया का उपयोग किया जाता है। फिर नई लाइन से इसकी डेफिनेशन लिख लो। नई लाइन से लिखना, अल्पांश आयतन में परिबद्ध पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की मात्रा अल्पांश आयतन में परिबद्ध पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। अर्थात एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। इसको डाइवर्जेंस या डेल डॉट से व्यक्त करते हैं। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है देखो, डाइवर्जेंस या डेल डॉट से व्यक्त करते हैं। अतः सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस देखो, मैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस आपको लिख के बताता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, dv⁻0 फाई अपॉन में dv। और फाई क्या, फ्लक्स की परिभाषा से आप जानते हो फाई क्या होता है। फ्लक्स की परिभाषा से ये जानते हो आप, क्या जानते हो कि जो फाई होता है वो क्या होता है, या तो EDA होता है या क्या होता है, ADS होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ADS वेक्टर, ठीक है। और ये कैसा है, बाउंड है, तो उसके लिए इंटीग्रेशन कैसा आएगा, बाउंड। तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस A वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dv⁻0, साथ में आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन A.ds अपॉन में क्या आ जाएगा, dv। तो ये अपना जो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी मैथमेटिकल टर्म हो जाएगी डाइवर्जेंस की, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसको लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन क्या निकालने जा रहे हैं, अपन निकालने जा रहे हैं इसकी मैथमेटिकल टर्म जो डेल होती है, जो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है, उसको अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए अपन के पास कुछ डायग्राम होगा। तो देखो ये वाला लिखिए, फिर मैं आपको वापस फर्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। लिख दिया। अब इसमें लगा लीजिए गणितीय विश्लेषण। लगा लीजिए गणितीय विश्लेषण। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपको देखो लेके चलता हूँ फर्स्ट स्टेप पे। सबका ध्यान बोर्ड पे, कॉपी पेन को एक साइड में रख दीजिए। यदि मैं क्या मान लूँ, यदि फर्स्ट ईयर में अपन ने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में अपन ने ये किया था कि ये अपन ने क्या माना था, कोई भी x, y और z क्या माने थे, अपन ने कोऑर्डिनेट माने थे। और इसके अंदर क्या माना था अपन ने, क्यूब माना था। तो इसके अंदर क्या माना था अपन ने, क्यूब माना था।
क्या माना था, क्यूब माना था। इस टाइप का क्यूब था, ठीक है। शायद अपने यहाँ से थोड़ा ठीक नहीं बना, वापस बनाते। ये आपका क्या था, एक्स एक्सिस, ये था आपका वाई एक्सिस, और ये था आपका जेड एक्सिस। इस टाइप का अपन ने क्या माना था, क्यूब माना था। अब अपन ने बात की थी, ये क्या था अपना, ये था अपना डी एक्स, ठीक है। ये क्या था अपना, ये था क्या, डी वाई, और ये क्या था अपना डी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इस चीज़ की बात की थी। तो सबसे पहले अपन ने क्या माना था कि इसमें अपन ने घटक माने थे, यानी इसके घटक मान लिया था मैंने a1 या ax, इसका मान लिया था ए वाई, और इसका मान लिया था मैंने ए जेड। यानी तीनों डायरेक्शन में एक्स दिशा में घटक क्या माना था, ए एक्स, वाई दिशा में माना था ए वाई, और जेड दिशा में क्या माना था, ए जेड। तो ये केवल आपको मैं रिपीटेशन याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें किसकी, अपन ने बात की थी इसकी। अब अपन बात करें किसकी, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यानी वक्र लांबिक या लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। तो उसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा अपना, इस टाइप में बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना, डायग्राम आ जाएगा। देखो इसमें भी कुछ नहीं किया अपन ने, इसमें वही चीज़ की है। उसमें जो निर्देशांक अक्ष आ रहे थे एक्स वाई जेड, उसको मैंने कर्व के रूप में बना दिया u1, ये u2 और ये u3, और इसके अंदर क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। तो क्यूब भी क्या है अपना, वक्राकार होगा, क्योंकि किस में अपन बात कर रहे हैं, कर्व वाले में बात कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें भी मैं यदि घटक मानता हूँ, तो इसका घटक यदि मान लेता हूँ, तो ये तो क्या आएगा अपना a1 आएगा, ये a2 आएगा, और ये क्या आएगा अपना a3 आएगा। तो इस टाइप से घटक मान लेता हूँ। अब मैं क्या बात करता हूँ कि ये निर्देश तंत्र को कहाँ मानता हूँ, ये निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु होगा वो इसके कहाँ माना जाएगा, सेंटर में माना जाएगा। तो मैंने कुछ इसके कंपोनेंट लिखे थे, तो उस कंपोनेंट की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसका जो डी एक्स, डी वाई और डी जेड था, ये क्या था अपना आयतन, क्या होता है, ये वाली इसकी लंबाई है। तो ये मान लेता हूँ कि मैं जो इसकी लंबाई है वो क्या है अपना, यदि इसकी मैं लंबाई मान लेता हूँ, जो कर्वलिनियर में बात करोगे तो ये dl1 होगी, ये dl2 होगी, और ये क्या होगी अपनी dl3 होगी। यानी ये तो क्या था अपने कार्टेशियन का, पर इसको मैं कर्वलिनियर में मानूंगा तो ये वाली आएगा dl, dl2 और dl3, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आएगी। तो इसको मैंने नाम दिया था O, फिर इसको A B C D E F G, ठीक है। तो ये वाले टोटल नाम दिए थे। तो आप एक काम कीजिए, पहले इन दोनों डायग्राम को बना दीजिए। दोनों डायग्राम देखो, ये वाला तो आपको समझने के लिए है, पर जो ओरिजिनल डायग्राम होगा वो क्या होगा आपका, ये वाला होगा, ठीक है। तो एक बार तो आप दोनों डायग्राम बना दीजिए, फिर इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके घटक लिखना। दोनों डायग्राम को बना दीजिए। ये वाला जो क्यूब वाला बताया, जो आपका फर्स्ट ईयर वाला डायग्राम था, ये आपको केवल समझने के लिए बताया है। जल्दी से बना लीजिए डायग्राम। बना दिया,
चलो फिर इसमें लिख लीजिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में u1 दिशा में इकाई सदिश e1 कैप, u1 दिशा में इकाई सदिश e1 कैप, u1 दिशा में इकाई सदिश e1 कैप तथा सदिश घटक a1 है, तथा सदिश घटक a1 है, तथा सदिश घटक a1 है। अपन ने यहाँ पे क्या माना है a1 a2 a3, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं कि u1 दिशा में जो इसका एकांक सदिश तो होगा यानी डायरेक्शन तो होगी e1 कैप, यानी जो अपन e1 पहले लिखी थी ये, इसका जो सदिश घटक होगा वो क्या होगा a1, और इसका जो यदि आयतन है अल्पांश की बात करते हैं यानी किसका अल्पांश, सॉरी रेखीय अल्पांश, तो रेखीय अल्पांश क्या होगा तथा इसका रेखीय अल्पांश dl1 होगा। u1 दिशा में इकाई सदिश e1 कैप, सदिश घटक a1 तथा रेखीय अल्पांश dl1 है, dl1 है, तथा u2 दिशा में इकाई सदिश, तथा u2 दिशा में इकाई सदिश, तथा u2 दिशा में इकाई सदिश e2 कैप a2 तथा dl2 है। u2 दिशा में इकाई सदिश e2, सदिश घटक a2 तथा रेखीय अल्पांश dl2 है। u2 दिशा में इकाई सदिश a2, सदिश घटक a2 तथा रेखीय अल्पांश dl2 है, तथा u3 दिशा में सदिश घटक e3 कैप तथा u3 दिशा में सदिश घटक e3 कैप, सॉरी एकांक सदिश e3 कैप, सदिश घटक a3 और रेखीय अल्पांश dl3 है। अब अपन क्या करते हैं, अब देखो अपन ने क्या क्या चीज मानी कि जो अपने पास जो इस u1 की डायरेक्शन ले रहे हैं तो u1 में एकांक सदिश e1 कैप आ जाएगा, सदिश घटक क्या आ गया अपना a1 आ गया और साथ में क्या आ गया रेखीय अल्पांश dl1, e2 कैप a2 और dl2 ये किसके लिए आए u2 के लिए, ये किसके लिए आए u3 के लिए। सेम इसमें ही माना था कि इसमें क्या माना था अपन ने i j के माना था, यानी a1 यदि x दिशा के अकॉर्डिंग देखा था तो i1 कैप एकांक सदिश a1 ax इसका सदिश घटक और dx क्या था उसका रेखीय अल्पांश। तो यहाँ पे क्या है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू रेखीय अल्पांश सबको अपन ने पता है कि रेखीय अल्पांश को अपन किससे डिनोट करते हैं dl, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये मैंने किसकी वैल्यू बताई थी dl इज इक्वल टू बताया था कि क्या होता है h1 du1, h2 du2 और h3 du3, आपको पता है ये मैंने आपको पहले डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, यदि पुराने क्लास आपने नहीं देखी है तो ये समझ में नहीं आएगी। तो ये वाली चीज़ तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिख ली। अब क्या करें, अब क्या करना है आपको, अब देखो अब करना है कि मैं सबसे पहले तो क्या लिख लेता हूँ सदिश क्षेत्र घटक के रूप में, क्या लिख लेता हूँ, एक बार कॉपी पेन को रख दीजिए, सदिश क्षेत्र घटक के रूप में। तो सदिश क्षेत्र क्या है अपना a वेक्टर है उसका घटक लिखेंगे तो क्या आएगा a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने एक। तो ये तो क्या लिख दिया अपन ने सदिश क्षेत्र का घटक लिख लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसके यदि आयतन अल्पांश की बात करें, किसके, इस पूरे क्यूब के, तो आयतन अल्पांश क्या होगा, आयतन अल्पांश आप जानते हो कि क्या होता है डी टो होता है। डी टो इज इक्वल टू यहाँ तो लेते हैं अपन डी एक्स डी वाई डी जेड, पर वहाँ पे क्या लेंगे DL1 DL2 और DL3। ठीक है, और अपन इन सब की वैल्यू जानते हैं कि DL1 कितना होता है H1 DU1 होता है, DL2 कितना होता है अपना H2 DU2 होता है, और H3 कितना, सॉरी DL3 कितना होता है अपना, DL3 होता है H3 DU3 होता है। ठीक है, तो इसको ही मैं डी टॉक किस फॉर्म में आ जाएगा अपना H1 H2 H3 DU1 DU2 और DU3।
तो ये देखो, ये दो जो समीकरण दो लिखी है फर्स्ट और सेकंड, इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डेफिनेशन जब लिखवाई थी आपको सभी इसमें स्टार्टिंग क्लास में, जब भी आपको बता चुका हूँ कि ये मैंने काम आएंगे, बहुत सारी जगह पर काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको इसको पहले क्लियर कर दिया था। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं इसके ABCD पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, किसकी, ABCD पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। कौन से फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यानी अपने पास जो एक सरफेस ले रहे हैं, यानी ABCD अपन बात करें कर्व लीनियर के लिए, तो इसके में अब क्या हो जाएगा, देखो इसमें यदि मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना DL1, ये क्या हो जाएगा आपका DL2 और ये क्या हो जाएगा आपका DL3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट, अब ये वाला जो पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ, ABCD यानी ABC और D, यानी इस साइड का जो पृष्ठ है उससे क्या निकलेगा, फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो उसका जो मैथमेटिकल टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो देखनी है अपन को। तो देखो अपने पास इसकी मैथमेटिकल टर्म देखे तो मैं लिख लेता हूँ कि जो U1 दिशा में, एक को पूरा लिखेंगे फिर डायरेक्ट लिखेंगे, U1 दिशा में सदिश घटक कितना है अपना, कितना है अपना A1 है, ठीक है। अब U1 दिशा में क्या हो गया अपना सदिश घटक, क्या हो गया अपना A1 हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो A1 में X दिशा में परिवर्तन होगा, यानी सदिश घटक A1 में U1 दिशा में परिवर्तन, क्या लिखेंगे, U1 दिशा में परिवर्तन। अब देखो अपने पास U1 U2 U3 है, वो किस फॉर्म में अपने पास, डेल की फॉर्म में, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो इसका परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, डेल A1 अपॉन में डेल U1, ठीक है। देखो टर्म को समझना, जो सेकंड जो आपको फर्स्ट ईयर में टर्म लिखाई थी वही टर्म यहाँ पे यूज ले रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था, X दिशा में सदिश घटक था तो AX था। यहाँ पे U1 दिशा की बात करें तो U1 दिशा में सदिश घटक A1, सदिश घटक A1 में U1 दिशा में परिवर्तन, तो यहाँ पे लिखा था अपन ने डेल AX अपॉन में डेल X, तो यहाँ पे लिख लिया डेल A अपॉन में डेल U1। अब मैं क्या बात करता हूँ, अब ये निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है वो कहाँ है, इसके सेंटर में है। तो जब इस मान लो कि ये वाला जो मूल बिंदु होगा ये सेंटर में होगा, तो अपने पास जो भी फ्लक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, फ्लक्स अपना निकलेगा और इस फॉर्म में निकलेगा, यानी इस फॉर्म में फ्लक्स निकलेगा। तो इस फॉर्म में फ्लक्स निकलेगा तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ये dx है टोटल, तो जो यहाँ से जो मूल बिंदु होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए अपनी, dx/2 हो जानी चाहिए, यानी जो भी उसमें परिवर्तन आएगा वो किस लिए आएगा, इसके लिए। तो अपन लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि dx/2 दूरी के लिए परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना dl1/2 दूरी के लिए परिवर्तन, क्या आ जाएगा, ये परिवर्तन आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो डेल A1 अपॉन में डेल U1 और साथ में क्या आ जाएगा dl1/2, ठीक है, ये लिख लिया। अब अपन क्या करता हूँ, अब अपन को कुल घटक जानते हैं कि कुल घटक क्या है अपना AX है, तो वहाँ पे अपना जो कुल घटक है वो क्या है अपना A1 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो ABCD पृष्ठ पर क्या लिखे, कुल सदिश घटक, ABCD पृष्ठ पर कुल सदिश घटक। तो देखो जो कुल सदिश घटक होगा वो कितना होगा, ये अपन जांच रहे U1 दिशा में सदिश घटक, ये सब टर्म मैं आपको पिछले साल लिखवा चुका हूँ, यदि आपको याद आ गई होगी अब तक तो ABCD पृष्ठ पर कुल सदिश घटक की बात करो तो कुल सदिश घटक यानी देखो कुल सदिश घटक क्या होगा, जो A1 घटक है वो तो होगा ही, उसके साथ जो परिवर्तन देगा वो इसके साथ देगा, तो यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा A1 प्लस डेल A1 अपॉन में डेल U1, साथ में क्या आ जाएगा dl1/2, तो ये टर्म आएगी। अब ये तो क्या आया अपने पास, केवल कुल सदिश घटक आया है। अब यदि मैं पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की बात करूं तो क्या आएगा, तो ABCD पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, देखो फ्लक्स हमेशा किस में आता है, फ्लक्स को अपन किस फॉर्म में लिखते हो आप, फ्लक्स को लिखते हो आप ADS की फॉर्म में, तो A तो क्या इसका घटक हो जाएगा, तो इसका घटक तो कंप्लीट क्या आ जाएगा अपना ये वाला आ जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि ये DS वेक्टर क्या है, तो DS वेक्टर क्या लेते हैं अपन, सरफेस लेते हैं। यदि मैं इसकी बात करूंगा यानी ये किस डायरेक्शन में X में, तो इसका सरफेस आएगा वो कैसा आएगा DY और DZ आएगा, तो इसके लिए कुल फ्लक्स क्या कितना आएगा अपने पास, जो सदिश घटक आएगा तो वो तो क्या हो जाएगा अपना एक सदिश घटक
और सदिश घटक के बाद मान लेता हूँ कि ये कितना मान लूँ मैं इसको φ1 डैश मान लेता हूँ, ठीक है, सही है, φ1 डैश या कुछ भी मान लो, या कुल फ्लक्स नहीं मानोगे, मान ही लो वैसे φ1 मान लो, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, देखो कुल फ्लक्स की मात्रा लिखता हूँ, तो कुल फ्लक्स क्या आएगा अपना, कुल फ्लक्स ये आएगा अपना, देखो कुल पहले घटक आ जाएगा A1 डेल A1 अपॉन में डेल U1 साथ में dl1/2 और साथ में देखो निर्गत कुल फ्लक्स है तो dl2 और dl3, यानी अपनी क्या आएगी, ये टर्म आएगी, क्या आएगी अपनी, ये वाली टर्म आएगी। अब बात करते हैं, देखो ये वाली आपको टर्म समझ में आ गई तो बताओ या नहीं आई। जो ये चीज़ें लिखी है अगर ये समझ में आ गई आपको तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करता हूँ एक बार मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या माना था, कोई भी क्यूब माना था किसमें, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये क्यूब हो गया किसमें, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके जो रेखीय अल्पांश है, इसकी लंबाई dl1, इसकी dl2 और इसकी dl3, तीन घटक माने हैं जिसमें एक u1 दिशा में घटक a1, u2 में a2 और u3 में a3, यानी क्या माने अपन ने, उसके कंपोनेंट माने हैं। उसके बाद क्या माना है अपन ने, जो ये क्या रेखीय अल्पांश यानी लीनियर एलिमेंट, तो लीनियर एलिमेंट को अपन इस तरीके से लिखते हैं dl1 जिसकी वैल्यू क्या लिखी थी h1 du1, dl2 जिसकी वैल्यू h2 du2 और dl3 इक्वल टू h3 du3। तो सब वही टर्म काम में लेके, देखो वहाँ यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म काम में ली थी, पर यहाँ पे जो भी टर्म काम में लिए कौन से लिए, सभी ये वाली टर्म लिए। अब मैं इसका टोटल यदि फ्लक्स लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, देखो टोटल फ्लक्स इसका जो ABCD पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स है, यानी क्या माना है अपन ने, φ1 माना है, तो इस φ1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, A1 dl2 dl3, एक टर्म तो ये आ जाएगी अपनी, प्लस डेल A1 अपॉन में डेल U1 साथ में क्या आएगा dl1/2 और dl2 और dl3। अब यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप इतना लिख दीजिए। यदि ये आपको समझ में आ गया फिर आपके आगे की टर्म बहुत इजी हो जाएगी। अब देखो ये अपना क्या आ गई, एक फ्लक्स निकला है, कौन सा, जो ABCD पृष्ठ यानी जो उस साइड का क्या था अपने पास, जो सरफेस था वहां से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वही क्या लिखा है अपन ने, ये फ्लक्स वाली टर्म आई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब अपन को ये करना है कि क्या करना है कि इसमें ये वाले पृष्ठ से तो ये वाली टर्म आई है, जब आप ये इस वाले पृष्ठ की बात करोगे, किस वाले पृष्ठ की, इस वाले पृष्ठ की, E F G और O, कौन कौन सी, E F G O, यदि इसमें बात करूंगा तो G O E F, यानी जो ये वाला पृष्ठ है, कौन सा, ये वाला पृष्ठ। तो इस पृष्ठ से यदि आप फ्लक्स निकलेगा तो इस पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा तो इसका आंसर कैसा आएगा, सेम टर्म आएगी, केवल चेंजेज क्या आएगा, चेंजेज आएगा केवल यहाँ पे, ये जो चेंज आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, कि ये जो dl1/2 दूरी के लिए परिवर्तन था यहाँ पे कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, पर जब आप इस सरफेस के लिए बात करोगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यही डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो फटाफट 2 मिनट देता हूँ आपको, लिख दीजिए इसको। लिखने की थोड़ी स्पीड रखिए और जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यदि ये समझ में आ जाएगा तो कर्ल भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कहाँ से लिखना है ये तो पता है, पहले दोनों डायग्राम बनाने पास पास, फिर आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है। इसको नंबर देना चाहो तो आप दे सकते, कौन सा, 3।
ये सब किसके लिए लिखा है? ये सब लिखा है केवल ABCD पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो एक फ्लक्स के लिए आपको इतना लिखना है, बाकी अपन क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो एक फ्लक्स का मैंने लिख के बता दिया कि कैसे कैसे टर्म आएगी, ठीक है। लिख दिया, चले आगे, ठीक है चलते हैं। नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इस डायग्राम को तो मैं हटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए था आपका। ये टर्म भी हटा देता हूँ। अब जो काम की टर्म रहेगी वो केवल ये रहेगी, ये भी हटा दो, क्योंकि बिना नहीं हटाऊंगा तो मैं लिखूंगा कहाँ फिर। ये रहने दो। अब क्या करना है, देखो समीकरण 3 आ गई। तो इसी प्रकार ये तो किससे आया, ABCD पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। फिर मैं क्या करता हूं, इसी प्रकार U1 दिशा में, या फिर U1 दिशा नहीं लगा के डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, सरफेस का नाम ही एक ही तो बात है, U1 दिशा ही तो व्यक्त कर रहा है वो। कौन सा, EFGO पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो देखो ये क्या आएगा आपके पास, इसमें मैं बात करूं, इसको मान लेता हूं मैं φ2। तो जो φ2 आएगा वो कितना आएगा, सेम टर्म आएगी, केवल यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी माइनस में, तो ये पूरी माइनस में देगा। तो ये क्या आएगा अपना A1 ऐसे का ऐसे, DL2 और DL3 माइनस का डेल अपॉन में A1 अपॉन में डेल U1, साथ में DL1 अपॉन में 2 DL2 और DL3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म को, ये देखो φ1 हो गया, ये φ2, यानी मैं लिख सकता हूँ कि U1 दिशा में परिणामी फ्लक्स, क्या लिखता हूँ, U1 दिशा में परिणामी फ्लक्स, यानी मैं जो टोटल फ्लक्स आएगा एक ही डायरेक्शन में, U1 डायरेक्शन में, चाहे इस सरफेस की बात करो चाहे इस सरफेस की, देखो तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ऑपोजिट है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो फाई आएगा वो क्या आएगा अपने पास, φ2 माइनस φ1, क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे भी मान सकते हो। तो ये कैसा आ जाएगा, ये वाली टर्म। यदि φ2 मानोगे तो ये आएगा ADL2 DL3 डेल A1 अपॉन में डेल U1, साथ में क्या आ जाएगा DL1/2 DL2 और DL3, ये तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर ये माइनस ऐसे का ऐसे, तो ये आ जाएगा अपना A1 DL2 DL3, जो माइनस जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या रह जाएगा अपना डेल A1 अपॉन में डेल U1, और साथ में क्या DL1/2 और DL2 और DL3। देखो ये टर्म आ जाएगी अपनी। तो देखो ये वाली और ये वाली तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपनी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर अपने पास क्या रहेगा, अपने पास जो भी टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, एक ही रहेगी। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ, देखो इसमें कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने, नहीं मिस्टेक तो क्या की है, मिस्टेक देखो यही की है कि मिस्टेक ये की है कि देखो यहाँ पे जब φ2 माइनस φ1 करोगे तो ये टर्म माइनस में आएगी। तो वैसे तो माइनस में आएगी तो भी वो गलत नहीं होगा, पर अपन इसको क्या करते हैं φ1 माइनस φ2 कर देते हैं। क्या करते हैं, φ1 माइनस φ2। तो यदि φ1 माइनस φ2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका φ1, ये प्लस हो जाएगा, ये बीच का माइनस ऐसे का ऐसे, और ये जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ताकि वो टर्म क्या आ जाएगी प्लस में, सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो क्या होगी अपनी कैंसिल आउट, ये वाली और ये वाली। तो अपने पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, देखो 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इसके साथ भी है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल अपॉन A1 डेल U1 DL1 DL2 DL3, और ये क्या आ जाएगा अपना 5। इसको मैं नंबर देता हूँ समीकरण नंबर 5।
यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो देख लो, नहीं तो फिर इसके आगे अपन क्या करते हैं, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो फिर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व आउट करेंगे, डायरेक्ट ही वैल्यू लिखेंगे। तो अब इस यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो, यहाँ तक यदि कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो बताओ, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लगे तो बताओ आपको। अपन ने एक मिस्टेक की है, पता है क्या? मिस्टेक ये की है कि अपन ने क्या लिखा था, ABCD पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ठीक है। अब मिस्टेक ये की है कि यहाँ पे जो ये DU1 लिखा है, ये DU1 नहीं आएगा। मिस्टेक ये की थी, एक बार वापस बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो सब चक्कर पड़ जाएगा। देखो मिस्टेक ये हुई है कि अपने पास जो ये वाली टर्म थी, एक बार मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, ठीक है। इसको यहीं पे पेंडिंग रखो, एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो U1 दिशा में जो घटक था, तो U1 दिशा में जो घटक था वो क्या था, अपना A1 था, ठीक है। फिर उसका परिवर्तन देखना है, तो परिवर्तन अपन U1 दिशा में तो देख रहे हैं, पर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, dl1 है। तो उसको अपन जो घटक लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो दूरी के लिए लिख रहे हैं। तो डेल A1 अपॉन में क्या आएगा अपने पास, डेल L1 आएगा, यानी ये वाली टर्म आएगी। अपन ने ये क्या लिखा, U1 लिखा है। उसके बाद अपन ने क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि dl1/2 दूरी के लिए परिवर्तन, तो ये आएगा आपका डेल A1 डेल L1 और साथ में क्या आ जाएगा dl1/2। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा है, कुल घटक लिखा है। तो कुल घटक क्या कर दिया अपन ने, A1 प्लस डेल A1 अपॉन में डेल L1 dl1/2। और यदि जो सरफेस के लिए लिखा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा साथ में dl2 और dl3। तो अब करेक्शन आपको ये करना है, देखो पूरा काटने की जरूरत कुछ भी नहीं है। करेक्शन ये करना है कि अपने पास जो U1 दिशा में घटक है A1, जो अपन ने ये नीचे U1 लगाया था, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई के रेस्पेक्ट में। वहां पे अपन ने जो कार्टेशियन में लिया था तो क्या लिया था, IJ के नहीं लिया था, अपन ने क्या लिया था, केवल XYZ, यानी क्या लिया था अपन ने, यदि डेल AX यदि कार्टेशियन में लिखते तो आप ऐसे लिखा था डेल AX अपॉन में डेल x, यानी x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन। तो यहाँ पे जो किसके रेस्पेक्ट में परिवर्तन होगा, L1 के रेस्पेक्ट में परिवर्तन होगा, ना कि U1 तो क्या अपना कोऑर्डिनेट है। तो ये वाला करेक्शन करना है, इसमें करेक्शन कर लो कि जो U1 लिखा था यहाँ पे नीचे अपॉन में क्या आएगा L1, जो इसके पहले मैंने लिखा था, जो डेल A1 अपॉन में डेल L1 था उसकी जगह भी क्या आएगा U1 नहीं L1, यहाँ भी क्या आएगा अपना L1, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा L1, ठीक है। और ये U1 की जगह क्या हो जाएगा अपना L1, और जब ये L1 होगा तो फिर अपना ये भी क्या होगा L1, और ये भी क्या होगा अपना L1, ये भी क्या होगा अपना L1। तो इस तरीके से अब हटा दो इसको, देखो करेक्शन कर लेना छोटी मोटी। देखो ये ऑनलाइन है तो क्लास में तो आप मुझे बता देते थे, कोई भी मिस्टेक हो तो यहाँ पता लग जाती थी। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होगी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं है, बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो छोटी मोटी करेक्शन हो तो आप उसको देख लेना, जो भी कोई हो। वैसे तो मुझे ध्यान लगेगा, पता लगेगा जब, तो मैं तुरंत ही बता दूंगा। तो ये हो गया आपके पास, तो ये जो करेक्शन है वो कर लेना, ठीक है, आप जो इससे पहले लिखा है। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे क्या आएगा, देखो आगे अपने पास आएगा कि अब अपन को क्या करना है, ये वाली टर्म आ गई, तो यहाँ भी क्या आ गया अपना dl1 आ गया। अब अपन सब वैल्यू जानते हैं, यदि मैं इसकी वैल्यू रखूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा dl1 डेल h1 du1 आएगा, ये क्या आएगा h2 du2, और ये आएगा h3 du, h1 भी था ना, तो तीनों टर्म आएगी। क्या क्या आएगी, देखो h1 du1, h2 du2, h3 du3, ये तीनों टर्म आ गई। अब मैं इसको देखो h1 तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको तो मैं बाहर ले सकता हूँ, तो h1 से h1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा डेल a1 अपॉन में डेल u1, साथ में देखो h1 से h1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रहा अपने पास h2 और h3, तो ये हो जाएगा। और साथ में जो क्या क्या टर्म आएगी du1 du2 और du3, ये du1 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या कोऑर्डिनेट है और इसका क्या है डेल के साथ है, तो ये वाला कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये क्या आएगा अपना,
ये वाली टर्म आएगी। तो ये अपना क्या आ गया, फाइव वन आ गया। क्या आ गया, फाइव वन। देखो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर देखते आगे। तो ये वाली अपनी क्या आ गई, A1H2S3 और साथ में क्या आ जाएगा, Du1 और Du2। तो ये याद ध्यान रखना कि ये डेल स्क्वायर मत कर देना आप, क्योंकि ये क्या है, DL की L1 की वैल्यू रहती है, जो अपने पास DL1 की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है अपने पास, जैसे इसको लिखोगे आप डेल L1 इज इक्वल टू क्या होगा, H डेल U1 होगा। तो जो इसकी वैल्यू है तो उसकी वैल्यू मैंने पूरी क्या रख दी, इस टाइप में रख दी। तो इस टाइप में रखेगी तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो ये चीज़ आप यदि कन्फ्यूजन लगे तो इसको ऐसे कर देना कि डेल L1 था तो उसकी जगह मैंने क्या किया, यदि आपको कन्फ्यूज होता है तो H1 डेल U1 कर दिया, ठीक है। H1 से H1 कैंसिल आउट, डेल U1 ऐसे का ऐसे। तो ये वाली टर्म हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान रखना, यदि अपन U1 दिशा के लिए एक सरफेस के लिए, दो सरफेस के लिए बात की, उससे निर्गत फ्लक्स निकाला टोटल, तो ये क्या आया, A1H2H3 Du1 Du2 Du3। यानी मान के चलो कि जब φ1 निकाला, φ2 निकाला, φ3 निकालोगे U2 U3 में भी ये तीनों टर्म तो तीनों में आएगी, तीनों में आएगी। चेंज क्या आएगा, एक तो डेल अपन डेल U1 आ रहा है तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा डेल अपन डेल U2। और चेंज क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपना H2H3 आया था तो वहाँ पे क्या आ जाएगा H1A2H3 आ जाएगा। और थर्ड के लिए बात करोगे तो H1H2 और H3। तो एक एक टर्म इस तरीके से कटेगी। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट। तो क्या हटाऊँ, डायग्राम ही हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, इसी प्रकार यदि मैं φ2 लिखता हूँ तो φ2 क्या आएगा आपके पास, देखो डेल अपॉन डेल U2, साथ में क्या आ जाएगा A2। जब A2 आएगा तो साथ में H कौन से आएंगे, देखो यहाँ पे A1 आया था तो 2 3 आया था, यहाँ पे A2 आएगा तो H1 और H3 साथ में आएगा। और इधर तो जो है पूरा वो रहेगा Du1 Du2 और Du3। ऐसे यदि मैं φ3 की बात करूँ तो ये क्या आएगा, डेल अपॉन में डेल U3 आ जाएगा नीचे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे A3 आएगा तो ये A3 हो जाएगा और H1 और H2 आ जाएगा, Du1 Du2 और Du3। तो ये टोटल तीनों टर्म हो गई 6 7 और 8। तो ये क्या आ गई, तीनों डायरेक्शन में अपने क्या आ गए, टोटल फ्लक्स आ गए। तो एक तो मैंने कंप्लीट सॉल्व के करना है और दो डायरेक्ट लिखनी है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको यही तरीका काम में लेना है क्या लेना है, एक तो क्या लिखना है, सॉल्व करके लिखना है, बाकी दो इसके बेस पे डायरेक्ट लिखने हैं। अब क्या हो जाएगा अपना कुल निर्गत फ्लक्स की बात करूं, क्या कुल निर्गत फ्लक्स को देखो, कुल निर्गत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आएगा, देखो यदि मैं फाई की बात करूँ तो ये फाई इज इक्वल टू एक एक टर्म आएगी अपने पास। जो देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है वो तो कॉमन ले लो, Du1 Du2 Du3 तीनों में है तो एक तो ये तीनों टर्म क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल U1, साथ में आएगा A1 H2 और H3, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल U2 के लिए क्या आएगा A2 H1 और H3 प्लस डेल अपॉन में डेल U3 तो H1 H2 और A3। इसको आगे पीछे लिखो या कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि H1 H2 क्या रहते हैं, कांस्टेंट। Du1 Du2 और Du3 ये तीनों में क्या आ गया अपना, कॉमन आ गया। अब क्या करें बताओ, Du1 Du2 और Du3 आ गया। अब क्या किया जाए बताओ जल्दी से। तो ये तो क्या आ गया अपना, फाई आ गया। अब बोलो बताओ अब क्या करें। चलो इतना तो लिखो फिर अपन और आगे करते हैं।
इतना लिखिए, इतना लिखो, फिर अपन आगे करते हैं, तभी ये प्रूफ होगा। लिखिए, लिखने की स्पीड रखिए थोड़ी। लिख दिया क्या? चले आगे, चलो चलते हैं। अब क्या करना है? अब देखो अपन du1 du2 du3 तो अपन जानते हैं कि ये तो क्या तीनों कोऑर्डिनेट है। यदि मैं क्या करूँ, इसको डी टॉप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डी टॉप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको h1 h2 h3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। यदि मैं इस टर्म को ऐसे लिखता हूँ डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 a2 h1 और h3 प्लस डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 और h2, ये तो अपनी ये जो टर्म थी वो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे h1 h2 h3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ du1 du2 और du3, और यहाँ भी कर लेता हूँ h1 h2 और h3। ठीक है, तो ये देखो कंप्लीट क्या बन जाएगा अपना, डी टॉप बन जाएगा। अपन जानते हैं कि डी टॉप अपना क्या होता है, यही तो होता है dl1 dl2 dl3, और इसकी वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, h1 h2 h3 du1 du2 और du3। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टॉप, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ देखो फाई इज इक्वल टू डी टॉप अपॉन में क्या आ जाएगा h1 h2 और h3, और जो ब्रैकेट है वो है ये, जो ब्रैकेट है वो कंप्लीट लिखा हुआ है, तो ये a2 h1 h3 हो जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल u3 तो a3 h1 और h2। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे ये 5 डी टॉप को मैं कहाँ भेज देता हूँ, यहाँ पे, क्योंकि अपन को क्या बनाना है, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन, और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या बताती है कि आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा है एकांक आयतन। तो ये वाला क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम ही तो शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी टॉप इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल, ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे चलेगा a1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 a2 h1 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 और h2। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अब यदि मैं क्या करता हूँ, अभी यदि मैं क्या करूँ, अपन जानते हैं कि फाई क्या होता है, फाई होता है अपने पास इंटीग्रेशन a वेक्टर डॉट ds वेक्टर कैसा बाउंड। देखो ये वाली चीज़ अपनी क्या होती है, फाई होती है, तो इसको मैं यदि यहाँ पे लगा लूँ तो ये क्या आएगा अपना फाई a वेक्टर डॉट ds अपॉन में क्या आएगा डी टॉप इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3, ये हो जाएगा अपना डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2
A2H1H3 प्लस डेल अपन डेल U3 A3H1 और H2। देखो ये हो जाएगा। अब यदि मैं क्या करूँ लिमिट अप्लाई कर दूँ डी वी या डी टो इज इक्वल टू 0 रखने पर तो देखो ये वाला तो क्या आएगा, इस साइड का आपने लिख दिया होगा तो ये तो हटा दूंगा। तो देखो ये क्या आएगा, इस साइड तो लिमिट आ जाएगी अपनी लिमिट डी टो इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी अपने पास इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन में डी टो। ये H1 H2 H3 आ जाएगा, साथ में A1 H2 H3 U2 A2 H1 H3 A3 H1 और H2, ठीक है। ये वाली टर्म आएगी। यदि मैं लिमिट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखो लिमिट यहाँ डीटो वाली कोई भी टर्म नहीं है इस साइड में, तो यहाँ पर तो लिमिट रखेंगे तो भी वो क्या होगी, हट जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये वाली लिमिट हटा दी। और ये वाला क्या होता है अपना, अपन जानते हैं कि जो ये वाली टर्म होती है ये क्या है अपना डाइवर्जेंस है। क्या है अपना डाइवर्जेंस, क्या व्यक्त कर रहा है, डाइवर्जेंस है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये कंप्लीट टर्म आ जाएगी आपकी ये क्या आ जाएगी कंप्लीट टर्म। तो अपन को ये प्रूफ करना था ये क्या करना था प्रूफ करना था कि कोई भी डाइवर्जेंस यदि किसी फील्ड पर अप्लाई होता है, यानी जो डाइवर्जेंस या किसी वेक्टर पर डेल ऑपरेटर अप्लाई होता है तो वो डाइवर्जेंस कहलाता है। और उसके लिए जो टर्म आएगी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कौन सी आएगी, ये वाली आएगी 1/H1H2H3 डेल अपन डेल U1 A1H2H3 प्लस डेल अपन डेल U2 A2H1H3 प्लस डेल अपन डेल U3 A3H1 और H2। तो ये कंप्लीट वैल्यू आएगी आपकी। तो अब आपको डेरिवेशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ अपन को निकालनी थी। तो अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि यह समीकरण वक्र लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, मैं ही लिख देता हूँ, यह समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसको व्यक्त कर रहा है, डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इतना लिखिए, ये आपका डाइवर्जेंस क्या हो गया, पूरा हो गया। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा सब कुछ। नहीं आता है, किसी को कोई डाउट होता है तो कुछ पूछना हो तो क्लास का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है।
यहाँ बीच में क्या आता है अपना डाइवर्जेंस डॉट आता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को, स्केलर मिलेगा, क्योंकि डेल भी आई जे के की फॉर्म में होता है और ए वेक्टर भी होगा, दोनों वेक्टर वेक्टर क्या करेंगे, स्केलर बन जाएगा। हो गया, सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए अपने पास इतना ही। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वो लेंगे कर्ल की। यदि आपको डाइवर्जेंस अच्छे से समझ में आया तो आपको कर्ल तो इजी रहेगा, यदि यही समझ में नहीं आया तो कर्ल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका डायग्राम और इसका डायग्राम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वही कंसेप्ट रहेगा जो इसमें लिया है घटक वाला, तो सेम वही कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।